वेलकम टू मार्वलस साइंस एजुकेशन। क्लास 7th में चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक है। रेशों से वस्त्र तक। रेशों से वस्त्र कैसे प्राप्त होते हैं, रेशे कैसे हमें प्राप्त होते हैं जिससे कि वस्त्र बनाए जाते हैं, ये चैप्टर में बताया गया है। रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल रेशे और दूसरा एनिमल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। आपका टॉपिक चल रहा है एनिमल फाइबर, जानतव रेशे। जानतव रेशे जंतुओं द्वारा प्राप्त रेशों को जानतव रेशे कहते हैं। जानतव रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक ऊन और दूसरा रेशम। ऊन जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त रेशों को जानतव रेशे कहते हैं। तो ऊन जंतुओं से, भेड़ों से, बकरी है, इनसे प्राप्त करते हैं। और रेशम कीट से प्राप्त करते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट से कैसे रेशे प्राप्त करते हैं, इसको जानने से पहले रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे दे देती है। ये शहतूत की पत्तियों पर देती है। शहतूत के पेड़ से जब नई नई कोमल पत्तियां निकलती हैं तो मादा रेशम कीट उसी समय अपने अंडे उनकी पत्तियों पर देती है, जिससे कि ये अंडे जब फूटें और इनसे जब लार्वा निकलता है, लार्वा या कैटरपिलर निकलता है, तो ये उन पत्तियों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। और ये देखिए लार्वा, और शहतूत की पत्तियों को खाते हुए धीरे धीरे ये आकार में वृद्धि करता है। कुछ दिनों पश्चात ये लार्वा धीरे धीरे अपने मुंह से एक तरल पदार्थ स्रावित करता है। ये तरल पदार्थ प्रोटीन का बना हुआ होता है और अपने सिर को ईंट के आकार में घुमाते हुए अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेता है। और आवरण जब बना लेता है तो इसमें ये लार्वा चुपचाप सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। इस अवस्था को प्यूपा कहते हैं। 25 से 30 दिनों के बाद ये प्यूपा एक मेच्योर कीट बन के बाहर निकलता है। और इस आवरण को कोकून कहते हैं। इसी कोकून से रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इस कोकून को लेके और इसके फाइबर ले लिए जाते हैं, उनकी कताई की जाती है और कताई करने के बाद इनके धागे बनाए जाते हैं। धागे बनाने के प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं। और इससे फिर रेशम के वस्त्र बनाए जाते हैं। इनकी कताई होती है और इससे फिर रेशम के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो जीवन चक्र में आपने देखा कि मादा रेशम कीट एक बार में लगभग 100 अंडे के आसपास अंडे देती है और ये अपने अंडे पत्तियों पर देती है। जब अंडे से इनके लार्वा निकलते हैं, अंडे से जो कीट बाहर निकलता है उसको लार्वा कहते हैं। लार्वा या कैटरपिलर या इल्ली कहते हैं। ये इल्ली शहतूत की पत्तियों की कोमल जो पत्तियां होती हैं उनको खा के धीरे धीरे आकार में वृद्धि करते रहते हैं। और आकार में वृद्धि करते करते कुछ दिनों पश्चात ये अपने मुंह से एक तरल पदार्थ स्रावित करते हैं। ये तरल पदार्थ स्रावित करते हुए अपने सिर को पीछे की तरफ घुमाते हुए, ईंट आकार में घुमाते हुए धीरे धीरे अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेते हैं। ये आवरण जो इनके मुंह से स्रावित तरल पदार्थ होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है और ये आवरण धीरे धीरे कठोर हो जाता है। और इसमें जो इस आवरण को कोकून कहते हैं। इसमें जो जीव होता है उसको प्यूपा कहते हैं। ये लार्वा प्यूपा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और प्यूपा से फिर एक मेच्योर रेशम का कीट बनता है। रेशम के धागे कई किस्म के होते हैं, जैसे टसर रेशम, मुगा रेशम, कोसा रेशम इत्यादि। और ये विभिन्न प्रकार के, इनकी कई किस्मों की, कई प्रजातियों से रेशम के कीट की कई विभिन्न प्रकार की प्रजातियों से अलग अलग प्रकार के रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित शहतूत रेशम कीट है और इनसे जो रेशम प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा रेशम के जो फाइबर प्राप्त होते हैं सबसे ज़्यादा प्रचलित होते हैं। शहतूत रेशम कीट से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो काफ़ी मुलायम होते हैं। यानी अब हम देखते हैं कोकून से रेशम तक। कोकून प्राप्त हो जाने के बाद, कोकून आप जानते हैं कि जो ईंट आकार का बार बार अपने सिर को हिलाते हुए एक आवरण बना लेता है लार्वा, इस आवरण को ही कोकून कहते हैं। इस कोकून से कैसे रेशम प्राप्त करेंगे, रेशम के फाइबर कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे दे देती है।
इन अंडों को कागज़ की पट्टियों पर या किसी कपड़े पर धीरे से उठा लिया जाता है और इसको बांस की बनी स्वच्छ ट्रे में रख दिया जाता है, जहां पर कि एक अच्छा खासा एक टेम्परेचर, जितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, एक टेम्परेचर और थोड़ा बहुत नमी उस ट्रे के आसपास बना दिया जाता है और उसमें शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों को भी ट्रे में रख दिया जाता है, जिससे कि इसमें से जब कोकून से टेम्परेचर पाके जब अंडे से लार्वा बाहर आए, ये अंडा है, इसको जब ट्रे में, बांस की ट्रे में बनी ट्रे में आराम से रख दिया जाता है जिससे अंडे फूटे ना। तो और एक टेम्परेचर पाके जब अंडे मैच्योर हो जाते हैं, ये फूटते हैं, तो इससे लार्वे निकलते हैं। उसी ट्रे में शहतूत की पत्तियों को, ताज़ी पत्तियाँ, मुलायम जो पत्तियाँ होती हैं उनको शहतूत की उसको ट्रे में, बांस की बनी ट्रे में रख दिया जाता है, जिससे कि जब ये लार्वे निकलते हैं तो ये लार्वे उन पत्तियों को खाते हैं और वो दिन रात खाते हुए आकार में वृद्धि करते रहते हैं ये लार्वे। और फिर 25 से 30 दिनों के बाद ये उसी बांस की बनी ट्रे में रहते हैं और 20 से 25 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देता है और ये कोकून बनाने के लिए बांस के जो छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। बांस के जो ट्रे होता है उसमें छोटे छोटे बॉक्स में अभी जगह बना दी जाती है, उस बॉक्स में ये कक्षों में चले जाते हैं और ये बांस से चिपक जाते हैं। इसमें ट्रे में कुछ टहनियाँ भी लकड़ियों की रख दी जाती है, या तो ये टहनियाँ। अब इस कोकून के अंदर प्यूपा होता है। प्यूपा के से वयस्क कीट में परिवर्तित होने से पहले इस कोकून को धूप में रख दिया जाता है, जिससे कि ये कीट में ना परिवर्तित हो, उससे पहले ही इनको धूप में रख दिया जाता है। और फिर कोकून को धूप में रखने के बाद इस कोकून को पानी में या उबाला जाता है या फिर भाप में रखा जाता है, जिससे कि प्यूपा इसका अलग हो जाए और कोकून के फाइबर जो है, रेशम के फाइबर पृथक हो जाए, कोकून से अलग हो जाएं। कोकून में से रेशम निकलने के पश्चात उसे धागे बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। कोकून से धागे बनाने की प्रक्रिया को रेशम, इस तरह आपने पूरा देखा। रेशम कीट का जीवन चक्र के बारे में आपने पूरा पढ़ा। रेशम कीट से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये बहुत ही मजबूत होते हैं, जैसे स्टील के तार की भांति ये मजबूत धागे होते हैं। बुनकर इस रेशम के धागे को लेकर वस्त्र का निर्माण करते हैं। आपको ऊन या रेशम के बारे में कोई और जानकारी प्राप्त करनी हो या कोई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे इसका आंसर जान सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।